नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखान अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है उच्चतर आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत पीएम सुईजी द्वारा किंग डिमांड कर्व की व्याख्या करना। साथ ही साथ किंग डिमांड कर्व के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन स्तर का निर्धारण किस प्रकार से होता है तथा यदि लागतों में परिवर्तन हो तो लागतों में परिवर्तन होने का मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा में प्रभाव क्या पड़ता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में 1939 में पीएम सुईजी ने अपने लेख में एकाधिकारात्मक बाजार में पाई जाने वाली अनिश्चितता के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने वास्तव में एकाधिकारात्मक बाजार में जो किंग डिमांड कर्व पाया जाता है उस पर अपना अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि एक अधिकारात्मक बाजार में वास्तव में फर्मों में आपसी निर्भरता बहुत अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इनकी नीतियां भी एक दूसरे पर निर्भर रहती है। मुख्यतः इनकी कीमत नीति। जब एक फर्म अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाती है तो ग्राहक दूसरे फर्म के पास चले जाते हैं, इसलिए कोई भी फर्म अपनी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ाती। लेकिन यदि वो अपनी वस्तु का मूल्य कम कर देती है तो अपनी वस्तु का मूल्य कम कर देने के कारण अन्य फर्मों की भी गतिविधियां होंगी कि वो अपनी वस्तु का मूल्य कम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिद्वंदिता हमें दिखाई पड़ेगी और इस प्रतिद्वंदिता के कारण वस्तु का मूल्य लगातार कम होता चला जाएगा, जिससे सभी फर्मों को नुकसान होगा। इस प्रकार अल्पाधिकार के अंतर्गत न तो फर्में मूल्य को बढ़ा सकती हैं और न ही फर्में मूल्य को कम कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पाधिकार के अंतर्गत वास्तव में मूल्य किंग यानी विकुंचित बिंदु पर स्थिर होता है। यदि लागतें बढ़ती हैं तो फर्म उसे अपने आप वहन करती हैं, लेकिन मूल्य के माध्यम से उसे उपभोक्ताओं के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। वहीं यदि लागतें कम होती हैं तो वस्तु का मूल्य भी फर्में कम नहीं करती, बल्कि उसे लाभ के रूप में स्वयं ले लेती हैं। इस प्रकार अल्पाधिकार अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक जटिल व्यवस्था है। इसके अंतर्गत मूल्य एवं मात्रा का निर्धारण भी अपना एक विशेष प्रकार एवं विशेष महत्व रखता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत हम जानते हैं कि विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है। विकुंचन का तात्पर्य होता है मुड़ा हुआ मांग वक्र, जी ऐसा अर्थात एक ऐसा मांग वक्र जिसकी ढालें दो या दो से अधिक प्रकार की होती हैं। जब एआर वक्र, मांग वक्र का तात्पर्य एआर वक्र, जब एआर वक्र मुड़ा हुआ होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जब हम एमआर वक्र को प्लॉट करते हैं तो वो हमें विखंडित प्राप्त होता है, अर्थात टूटा हुआ प्राप्त होता है। ये विखंडन के एमआर टूटे हुए की मात्रा या डिग्री या कोटि वास्तव में एआर के विकुंचन पर निर्भर करेगा। एआर जितना अधिक विकुंचित होता चला जाएगा, एमआर के बीच का स्पेस भी उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि विकुंचन की मात्रा कम होती चली जाएगी तो एमआर के विखंडन की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। इस प्रकार एआर और एमआर वक्र पाए जाते हैं और एमआर वक्र के विखंडित भाग से ही सदैव एमसी वक्र होकर गुजरता है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। हम अल्पाधिकार के अंतर्गत वास्तव में विकुंचित मांग वक्र की व्याख्या करेंगे तथा इसके अंतर्गत मूल्य और मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है ये भी देखेंगे। हमने लंब अक्ष पर मूल्य को रखा है तथा आधार अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को। हम ये देख रहे हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत जो हमारे पास मांग वक्र पाया जाता है, एआर पाया जाता है, वो वास्तव में विकुंचित होता है, यानी किंग्ड होता है। के बिंदु पर किंग्ड है, यानी मुड़ा हुआ। यहां से यहां तक का पार्ट डी के पार्ट लोचदार है तथा इसके बाद का के एआर पार्ट वास्तव में बेलोचदार है। जब हम इसके आधार पर एमआर वक्र खींचते हैं तो एमआर वक्र इसके आधे से जाता है
इन दोनों के आधे से जाता है, लेकिन जहां पर ये विकुंचन होता है उस विकुंचन बिंदु से एमआर वक्र में एक प्रकार का हमें विखंडन प्राप्त हो जाता है, अर्थात यहां पर हमें खंडित एमआर वक्र प्राप्त होता है। ये हमारा एमआर वक्र है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमने इसकी मात्रा को बढ़ाया, वास्तव में अगर एआर और अधिक विकुंचित होता चला जाता है तो एमआर का विखंडन भी लगातार बढ़ता चला जाता है, अर्थात विखंडन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम एआर वक्र को सीधा करते जाते हैं, मान लीजिए एआर 2 हो जाता है, तो हम ये देखते हैं कि एमआर वक्र के विखंडन में भी कमी आती चली जाती है। जब हमारे पास एआर वक्र सीधा हो जाता है, एआर वक्र सीधा हो जाने के कारण एमआर वक्र भी हमें सीधा प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो विकुंचन है, इसी के कारण यहां पर विखंडन एमआर में प्राप्त होता है। अब हमारा मुख्य विषय है कि यदि सीमांत लागत में परिवर्तन होता है तो क्या मूल्य में कोई प्रभाव पड़ता है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, पुनः हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। ये मान लीजिए अभी हमारा संतुलन बिंदु ई है, जहां पर एमआर इक्वल टू एमसी है, ओपी प्राइस है, ओ एक्स संतुलित उत्पादन की मात्रा है। मान लीजिए सीमांत लागत बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद मार्जिनल कॉस्ट 1 हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ करके मार्जिनल कॉस्ट 1 हो जाती है। तो सीमांत लागत अगर बढ़ती है तो ये कुछ ऐसे इंप्रूव करेगी और हम MC1 पे आ जाएंगे। इस प्रकार नया संतुलन बिंदु हमारे पास E1 प्राप्त हो जाएगा। फिर भी हम देखिए यहां पर MR इक्वल टू MC हो जाती है, उत्पादन की मात्रा वही रहेगी और वस्तु का मूल्य भी वही रहेगा। यदि मान लेते हैं सीमांत लागत घट जाती है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करती है और हम MC2 पर आ जाते हैं डिक्लाइन करने के बाद, तो हम वास्तव में कुछ ऐसा होगा हमारा रेखा चित्र। हम देखिए कि जब लागत बढ़ी सीमांत लागत तो वस्तु के उत्पादन में और मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यदि सीमांत लागत घटती है, सीमांत लागत घटने के परिणाम स्वरूप भी हमें नया संतुलन बिंदु E2 प्राप्त होता है। E2 संतुलन बिंदु पर भी ओपी वस्तु का मूल्य है जो नहीं परिवर्तित होता है, OX वस्तु की मात्रा है जो वास्तव में नहीं बदलती है। एक रिजल्ट्स मिले कि यदि सीमांत लागत बढ़े या सीमांत लागत घटे बट ओपी प्राइस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। OX आउटपुट क्या होगा, नो चेंज, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सीमांत लागतों का मूल्य एवं उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने इसमें स्पष्ट किया कि अल्पाधिकार के अंतर्गत यदि सीमांत लागतों में कोई परिवर्तन होता, सीमांत लागतें बढ़ती हैं या सीमांत लागतें घटती हैं, वस्तु के मूल्य और वस्तु की उत्पादन मात्रा पे अल्पाधिकारी फर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारा मुख्य विषय है कि यदि सीमांत लागत में परिवर्तन होता है तो क्या मूल्य में कोई प्रभाव पड़ता है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, पुनः हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। ये मान लीजिए अभी हमारा संतुलन बिंदु E है, जहां पर MR इक्वल टू MC है, OP प्राइस है, OX संतुलित उत्पादन की मात्रा है। मान लीजिए सीमांत लागत बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद मार्जिनल कॉस्ट 1 हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ करके मार्जिनल कॉस्ट 1 हो जाती है। तो सीमांत लागत अगर बढ़ती है तो ये कुछ ऐसे इंप्रूव करेगी और हम MC1 पे आ जाएंगे। इस प्रकार नया संतुलन बिंदु हमारे पास E1 प्राप्त हो जाएगा। फिर भी हम देखिए यहां पर MR इक्वल टू MC हो जाती है, उत्पादन की मात्रा वही रहेगी और
वस्तु का मूल्य भी वही रहेगा। यदि मान लेते हैं सीमांत लागत घट जाती है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करती है और हम MC2 पर आ जाते हैं डिक्लाइन करने के बाद, तो हम वास्तव में कुछ ऐसा होगा हमारा रेखा चित्र। हम देखिए कि जब लागत बढ़ी सीमांत लागत, तो वस्तु के उत्पादन में और मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यदि सीमांत लागत घटती है, सीमांत लागत घटने के परिणाम स्वरूप भी हमें नया संतुलन बिंदु E2 प्राप्त होता है। E2 संतुलन बिंदु पर भी OP वस्तु का मूल्य है जो नहीं परिवर्तित होता है, OX वस्तु की मात्रा है जो वास्तव में नहीं बदलती है। एक रिजल्ट्स मिले कि यदि सीमांत लागत बढ़े या सीमांत लागत घटे, बट OP's प्राइस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। OX आउटपुट क्या होगा? नो चेंज, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सीमांत लागतों का मूल्य एवं उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने इसमें स्पष्ट किया कि अल्पाधिकार के अंतर्गत यदि सीमांत लागतों में कोई परिवर्तन होता है, सीमांत लागतें बढ़ती हैं या सीमांत लागतें घटती हैं, वस्तु के मूल्य और वस्तु की उत्पादन मात्रा पे अल्पाधिकारी फर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि यदि अल्पाधिकार के अंतर्गत वस्तु की मांग बढ़ जाए, यानी हमारा DKAR यानी किंग डिमांड कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाए, तो क्या इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में उत्पादन या मूल्य पर पड़ेगा या नहीं? इसके पहले हमने प्रश्न सॉल्व किया कि क्या सीमांत लागतों में परिवर्तन वस्तु के मूल्य एवं उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर पाता है या नहीं। तो हमने वहां देखा कि सीमांत लागतों में यदि वृद्धि या कमी दोनों भी उत्पादन के मूल्य और मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम यही रेखा चित्र में हम देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाए, तो मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या कोई प्रभाव पड़ता है मूल्य एवं उत्पादन में या नहीं। तो हम ये देखिए पूर्व स्थिति को लिए हैं। पूर्व स्थिति में ये हमारे पास एक किंग डिमांड कर्व है, इसके आधार पर हमने MR वक्र को ड्रा किया है। इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, हमारे पास संतुलित मूल्य OP है, संतुलित मात्रा क्या है हमारे पास OX है। मान लीजिए मांग बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास नया डिमांड कर्व AR1 प्राप्त हो जाता है। अब इसके हमने हाफ से ये देखिए, ये हाफ से हमने देखा कि विखंडित MR वक्र प्राप्त हो गया, MR1 हो गया। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि वास्तव में ये मूल्य क्योंकि विकुंचित बिंदु पर मूल्य होता है, ये विकुंचित बिंदु है, हम K1 पर आ जाते हैं और ये हमारे पास विखंडन A1 B1 प्राप्त हो जाता है। आपका विखंडित मात्रा OX1 हो जाती है, ये हमारे पास डॉटेड है। हमारे पास नया संतुलन बिंदु कहीं यहां पर E1 प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़कर D1 के AR1 हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप MR वक्र जो पहले DAB MR था, वो भी शिफ्ट होकर के D1 A1 B1 MR हो जाता है। यानी ये हमारे MR वक्र होता है, यहां से विखंडित हो जाता है, A1 B1 पार्ट विखंडित है। तो अब हम ये देखते हैं कि सीमांत लागत वक्र इसके भी विखंडन बिंदु से ही होकर के गुजरती है। अतः E1 नया संतुलन बिंदु होगा। जब E1 नया संतुलन बिंदु होगा, तो हम ये देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा OX से बढ़कर OX1 हो जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है, तो अल्पाधिकार के अंतर्गत उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी डिमांड अगर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी चीज हम देखते हैं कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस वही रहेगा। डिमांड बढ़ने का
प्राइस पर वास्तव में अगर डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे देखें तो प्राइस पे नो इंपैक्ट, कोई चेंज नहीं है, अर्थात प्राइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गए कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के साथ साथ उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी और मांग घटने के साथ उत्पादन की मात्रा घट जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास दो रिजल्ट प्रूफ हो गए। पहला रिजल्ट, यदि लागतों में कॉस्ट में बढ़ोतरी हो या कॉस्ट में घटोतरी हो, लागतों में बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, तो आपके पास नो चेंज इसमें है, ना तो आपका प्राइस चेंज होगा और ना ही आपका आउटपुट चेंज होगा, ना तो मूल्य चेंज होगा ना तो उत्पादन चेंज होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि यदि हमारे पास डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड बढ़े या घटे, तो हम प्राइस में नो चेंज देख सकते हैं, प्राइस में नो चेंज देखेंगे, लेकिन हमारे पास आउटपुट में जो उत्पादन है उसमें परिवर्तन होगा, ये चेंज हो सकता है। इस प्रकार हम अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लागत और मांग का क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।